इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को। सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला किया है। अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। लूटी हुई दौलत वापस लाने के नाम पर मुल्क को बार बार लूटा गया। ब्रॉडशीट, जिसको अब असूलन ब्रॉड डेलाइट चीट कहना चाहिए, इस मामले की तहकीकात के लिए कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में एक रुकनी कमीशन जो है वो बना दिया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कमीशन के TORs के मुताबिक कमीशन को 6 हफ्तों में काम मुकम्मल करना है। कमीशन को इख्तियार होगा कि एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स पर मुश्तमिल टीम्स बना सकेगा और साथ ही साथ उसने ये भी देखना है कि ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब और तकर्री जो है वो कैसी हुई, इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इन फर्म्स के साथ मुआहदे कैंसिल क्यों हुए, इसकी वजूहात क्या थी, इसकी छानबीन भी करेगा। 2008 में ब्रॉडशीट को होने वाली अदायगियों की वजूहात और इनके असरात और क्या अदायगियाँ करना बनता था, और ये भी निशानदही जो है ये करेगा कि कौन लोग ये अदायगियाँ करने के जिम्मेदार थे। कमीशन ये भी देखेगा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और इसके बाद लंदन हाई कोर्ट में क्या केस को सही अंदाज में लड़ा गया या नहीं। कमीशन की TORs को अगर सामने देखें, इनको सामने रखते हुए यही कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलात पर सभी सवाल उठा रहे हैं, तो फिर अपोजिशन की कमीशन को मुस्तरद करने का ठोस जवाब क्या है। क्या अपोजिशन और ख़ास तौर पर PMLN को सिर्फ मसला जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तैनाती पर है? साथ ही साथ कमीशन की फाइंडिंग्स अगर बाइंडिंग नहीं होती तो इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या ऐसी सूरत में कमीशन की फाइंडिंग्स को मुस्तकबिल में सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा? ये वो जो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ PTI से फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ कादर साहब आपसे करती हूँ। इरफान साहब, अगर हम देखें ये जो TORs बने हैं, इनका नंबर 1 TOR जो है उसमें ये है टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रू वंस LLC, ब्रॉडशीट LLC एंड इंटरनेशनल एसिड रिकवरी यूनिट IAR एंड एक्सिक्यूशंस ऑफ एग्रीमेंट इन द ईयर 2000। सर, अब इसको अगर देखें, इस TOR को देखें, तो इसमें लगता तो ये है कि इस वक्त जनरल अमजद जो हैं वो बिल्कुल हयात हैं और उनकी तरफ से ये बात भी आई कि फ़ारूक आदम जो हैं उन्होंने मुझे मिसलीड किया, उन्होंने ना ही ड्यू डिलिजेंस की, उन्होंने ना ही जो है वो दीगर मिनिस्ट्री से जो है वो अप्रूवल ली। अच्छा, अब उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात तो आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे फ़ारूक आदम साहब जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, उनकी वो 2018 में जो है उनकी डेथ हो चुकी है। ऐसे में इस TOR का क्या फ़ायदा क्या है? मेरी समझ से ये बाहर है। क्या आपको नहीं लगता ये लॉपसाइडेड किस्म का जो है वो एक एहतसाबी अमल या एक लॉपसाइडेड किस्म के जो है वो TORs हैं? आगे बाकियों पे भी बात करेंगे। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमारे जो जज साहिबान हैं वो हाजिर सर्विस जज हों या रिटायर्ड जज हों, हम उनको ऐसे कंटेंशियस इश्यूज में इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसका कि बहुत रिपरकशन जिनके होते हैं हमारी पाकिस्तान की सियासत पे। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है हमारे जजेस का, उसमें लिखा हुआ है कि ये इज्तनाब करेंगे ऐसे मैटर्स में आने से जहाँ पे कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आ जाएं, बावजूद इसके कि उन पॉलिटिकल क्वेश्चंस में लीगल क्वेश्चंस हो, फिर भी जजेस इससे इज्तनाब करेंगे। तो लिहाजा ये मंशा है इनके अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कि जहां भी कोई पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चल पड़े, जजेस जो हैं वहां से निकल जाएं, वहां से हट जाएं, उस चीज में ना आए। अनफॉर्चुनेटली बहुत से केसेस हुए पाकिस्तान की तारीख में जहां हमारे जज साहिबान जो हैं उनको कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया गया, और अब भी यही सूरत हाल पैदा हो रही है कि एक रिटायर्ड जज जो है उनको एक कमीशन में, 1 मैन कमीशन में डाला गया है, और पास्ट में भी उनके जो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि वो बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं, और यूनानिमसली जो अपोजिशन है वो इस पे एहतजाज भी कर रही है, और वो ये इनके कमीशन में आने पे बार बार हर कोई ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनको रिकूज करना चाहिए।
تو ان حالات میں اگر وہ کوئی بہت بڑا کوئی فیصلہ کوئی انکوائری رپورٹ دے بھی دیں گے تو اس کی جو سینکٹی ہے, اس کی جو لیجیٹمیسی ہے, وہ سم ہاؤ کویسچنیبل رہے گی. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ ریکوز کریں اور یہ اس چیز میں نہ پڑیں. سر یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے, اس کے بعد لیجیٹمیسی جو ہے اس کی وہ چیلنج ہو رہی ہے, اپوزیشن اس پہ جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے. تو لب لباب اس کا یہ نکل رہا ہے, جو میں سمجھی ہوں آپ کی بات سے, کہ اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, اس کو حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرے گی. کیا آپ کو یہی لگ رہا ہے؟ کمیشن جب بنائے جاتے ہیں تو یوزلی اس صورت میں بنائے جاتے ہیں یا کوئی بھی حکومت وقت جو ہے وہ کسی امبیرسنگ سچویشن میں اگر پھنس جائے تو اس امبیرسمنٹ سے نکلنے کے لیے یا اپنے اوپر وہ کسی طرح کا بھی بوجھ برداشت نہیں لینا چاہتے تو وہ کسی طرح سے کمیشن بنا کے اس میں کچھ ٹائم گین کر لیتے ہیں اور پھر کمیشن بیٹھ جاتا ہے اور اس میں اینڈ ریزلٹ جو ہے ماضی میں بھی جتنے کمیشن بنے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس نارمل لیگل چینلز ہیں نا جی, ہمارے پاس انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, ہمارے پاس لاز ہیں. اگر واقعی کسی نے لا کی وائلیشن کیا تو انویسٹیگیٹ کر کے آپ معاملہ جو ہے ٹرائل کو بھیجیں. یہاں پہ ایک جج صاحب جو ہے ان کی کوئی کیا زیادہ انویسٹیگیٹر سکلز ہیں؟ یہ ججز جو ہیں یہ انویسٹیگیشن تو نہیں کرتے, ایکسپرٹس تو نہیں ہیں انویسٹیگیشنز کے. یہ تو فیصلہ اس وقت کرتے ہیں جب پکی پکائی چیز ان کو ملتی ہے, جب دونوں سائڈوں سے جاتا ہے, جب میٹر انویسٹیگیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک نیا یہ جو جج صاحب جس کام پہ لگایا گیا ہے وہ تو انویسٹیگیٹو سکلز کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ان کا تو ویسے بھی جو ان کا جو تجربہ ہے وہ پروسیکیوشن کا زیادہ ہے, اور جو پرو پروسیکیوشن لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی پھر نیوٹرلٹی جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے اسٹیبلش ہونی, بیکاز جو ایک شخص جو ہم ساری زندگی پرو پروسیکیوشن کام جس نے کیا ہو تو وہ دونوں سائڈوں پہ میں سمجھتا ہوں ایکسپیرینس ہو پھر بھی کم از کم آئے. اور پھر ایک اور آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے ون مین کمیشن کے ایک شخص آپ سینئر پارلیمنٹیرین کو لیں, ایک سینئر بیوروکریٹ کو لیں, ایک سینئر لا کے بندے کو لیں. اس طرح سے متوازی قسم کا کمیشن ہونا چاہیے. یہ جو لاپ سائیڈڈ ہے, اور خاص طور پہ وہ چونکہ پاناما کے بہت سارے ایسے ان کے ریمارکس تھے جس سے وہ کنٹروورسی کا شکار ہوئے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جو بھی کمیشن کی جو انکوائری رپورٹ ہوگی اس کی کوئی سینکٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے گی. اچھا عرفان صاحب, اگر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, ابھی آگے ٹی او آرز پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. میں ذرا فردوس صاحب کی طرف جاؤں. فردوس صاحب, اب یہ اپوزیشن یہ بات نہیں کر رہی, عرفان قادر صاحب ایک جانے مانے ہمارے جو ہیں وہ لیگل مائنڈ ہیں, لا ایکسپرٹ ہیں, فرٹرنٹی سے جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک تو ایکسپرٹیز نہیں ہے, دوسرا اتنی کنٹروورسی جو ہے وہ آ گئی ہے, تیسرا یہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ حکومتیں جب پھنستی ہیں تو اپنے آپ کو امبیرسمنٹ سچویشن سے نکالنے کے لیے, امبیرسنگ سچویشن سے نکالنے کے لیے یہ اس طرح کے کمیشنز بنتے ہیں. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کو کیا اس کا فائدہ لگ رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہاؤ از اٹ امبیرسنگ فار دا پی ٹی آئی گورنمنٹ, یہ مجھے سمجھا دیں عرفان صاحب یا آپ سمجھا دیجیے. نہ ہم نے براڈ شیٹ کو اپوائنٹ کیا, نہ ہم نے کوئی پیمنٹ براڈ شیٹ کو کیا ایکسیپٹ فار دا لاسٹ ون جس پہ ایک کورٹ ججمنٹ آیا تھا اور 5,000 پاؤنڈ ڈیلی کی پینلٹی لگی تھی. جتنے بوچا پیمنٹس ہوئے کہ غلط پارٹی کو پیمنٹ کر دیا $1.5 ملین کا, ایک ایسی کمپنی کو اپوائنٹ کر دیا جس کے بنے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا تھا. ان سب چیزوں کے جواب دے پی ٹی آئی تو ہے نہیں, پی ٹی آئی کو تو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمپنی اور اس کا مالک بڑی کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے ملنے چاہیے تھے کیونکہ ہم نے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی تھی کہ جو کام ہمیں دیا گیا تھا اور حکومت پاکستان نے اس کو پرسو نہ کیا تو وہ ان کی غلطی ہے. ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا, ہم سے ایگری ہوا تھا کہ 20% فیس دے دی جائے. اب یہ پورے معاملے کو اس کے در حقیقت اگر میں ایس پی ٹی آئی ایک اسٹیٹمنٹ یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے یہ اسٹیٹمنٹ دوں گا تو شاید لوگ اس پہ یقین نہیں کریں. ان کے پاس یہ تمام انکوائریاں, دستاویزات, یہ سب کچھ اس پہ بھی آئی بات کہ سر محل کے اوپر جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, سر محل سے انکار ہو گیا, پھر سر محل کلیم ہو گیا, ہار کلیم ہو گیا. اسی طرح نواز صاحب کا حدیبیہ پیپر ملز کا الگ کیس ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ سر, لیکن ایک سوال اگر بالکل, لیکن ایک چیز مجھے بتا دیجیے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا
کہ 15 लाख पाउंड जो गए वो हमने नहीं दिए, ये जो दिए ये पैसे हमारी रॉन्ग डूइंग नहीं थी उसकी वजह से नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये है कि जो 1.5 मिलियन रिलीज हुए वो गो के रिलीज हुए पीपल्स पार्टी के दौर में, लेकिन उस वक्त विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द डे वाज जनरल मुशर्रफ। बाकी जो इस वक्त अगर फारूक आदम साहब की बात करें वो हयात नहीं है, मुशर्रफ साहब हयात हैं, क्या आप उनको इसमें शामिल करेंगे? क्या वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं? अदरवाइज इन टीओआर साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग वो हैं जिनसे क्वेश्चन होना है, जो जिंदा नहीं है या मुल्क से जो है वो फरार हैं, तो क्या मुशर्रफ साहब इसमें शामिल होंगे? मारिया, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं कमीशन का हेड नहीं हूँ। उनको तो ये एक टास्क दिया गया है, प्लीज एक्सपोज ऑल द फैक्ट्स। ठीक है जी। इन शॉर्ट जो बात है टीओआरस को अगर आप लुब्बे लबाब में एक जुमले में लेके आए तो वो ये है, लेकिन जो बात दरअसल और हकीकत है वो ये है कि क्या इस मुल्क में ऐसी चीजों पे कब तक पर्दा डालते रहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी इतने काबिल एक मिनट प्लीज, इतने सारे काबिल लॉयर क्यों खामोश बैठे रहे थे जब एक टाइम बाद केस को खोल के इनको माफी करके पैसे वापस कर दिए? और मेरा ख्याल है हम दूसरे उस पे जा रहे हैं। मैं जरा शाइस्ता साहिबा से पूछ लूं। शाइस्ता साहिबा, क्योंकि ब्रॉडशीट पे जी सर ठीक है, अभी पूछ लेते हैं इरफान। ठीक है, आपने कादर साहब से अगर पूछना है मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन मैं जरा शाइस्ता साहिबा से पूछ लूं। शाइस्ता साहिबा, नकवी साहब कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम कि इस मुल्क में फैक्ट्स जो हैं वो एक्सपोज होने चाहिए, बिल्कुल फैक्ट्स एक्सपोज होने चाहिए। तो जहां ये बात हो रही है कि ये 15 लाख डॉलर कैसे गए, इसमें अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन आई से फारूक साहब हयात नहीं है। जो इंसान जिसके सिग्नेचर से ये पैसा जो है वो गया, अकाउंट से निकला पाकिस्तान के, वो है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। आपको लगता है कि ये कमीशन इतना जो है ये इतना इसके पास जो है वो पावर है या इतना ये कर सकेगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है किसी कटहरे में लाके खड़ा करे या उनसे सवाल पूछा जाए? क्या आप लगता ही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मारिया। देखें, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि इनका मकसद एक तो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना है। इस किस्म के कमीशंस इन्होंने पास्ट में भी बनाए हैं और उनका क्या नतीजा निकला, उनसे क्या इन्होंने हासिल किया। ये जो कहते हैं ना कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को मुसलसल लगाई रखते हैं ताकि जो असल इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, कि लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही, लोगों की नौकरियां नहीं है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उस सब से लोगों का तवज्जो हटती रहे। देखें, लोगों को कोई गर्ज नहीं है कि ब्रॉडशीट क्या था, उनको गर्ज है कि उनके मसाइल के हल के लिए क्या किया जा रहा है। अब आप कमिंग टू दिस इशू, मारिया आप मुझे बताएं कि इज़न्ट इट के कहते हैं कि इंसाफ होने से ज़्यादा इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। तो इंसाफ ये किस तरह का होगा? देखिए, मैं किसी ऑनरेबल जज के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रही, ना उनकी क्रेडिबिलिटी तो जो है वो आपके सामने है कि वो पनामा में इन्वॉल्व थे, उन्होंने जीआईटी में क्या रोल अदा किया, उन्होंने क्या किस तरह किया। और आपको एक बताऊं कि देयर इज़ नेचुरल लॉ होता है ऑफ जस्टिस, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें? वो जो शहजाद अकबर साहब है वो गए, उनकी होटलों में किससे मुलाकातें हुई, उन्होंने किसने कट मांगा, किसने कमीशन मांगा, उनकी इमरान खान साहब के साथ भी राब्ते रहे मौसूफ के जो वहाँ बैठे, जो उन्होंने किसके कहने पे आज देखें ये जो NCA ये जो नेशनल क्राइम अथॉरिटी है लंदन में, जब वो उन्होंने किस्से कहानियाँ में बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे, तो उस वक्त क्यों नहीं रिपोर्ट हुई ये सारी बातें? देखें, इस वक्त इनका मकसद सिर्फ है कि नवाज शरीफ इनकी सियासत का महवर, इनकी हर कमीशन का महवर, इनकी हर बात का महवर जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं कि किसी तरह उनको इन्वॉल्व करें। मैं टीओआरस पे हम उनके टीओआरस पे बहुत सवालात उठ रहे हैं, मैं भी उठा रही हूँ, कादर साहब से करूंगी भी अभी। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको इसमें खदशा क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि आपको इम्प्लिकेट किया जाएगा इसमें, या कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस इस तरह का है? आप लोगों को अजमत इसमें से तो टीओआरस में से तो निकलना ही कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। ठीक जी, नहीं, बात सुने, देन व्हाई वेस्ट
कौम का टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? जब देखें वो शख्स न्यूट्रल है ही नहीं, उनकी न्यूट्रलिटी पे डाउटफुल है। तमाम बार्स इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तमाम लोग उस पे ऑब्जेक्शन हो रही है। तो मतलब मुझे नहीं इतने कंट्रोवर्सी में शुरू में ही पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि जिसमें जो मतलब मैंने आपको कहा है ना कि ये इश्यूज से डाइवर्ट करते हैं। मुझे बताएं शुगर कमीशन का क्या बना? क्या किसी को कुछ हुआ? मतलब कमीशंस बना लेना और अगर निशानदेही भी होगी तो क्या हासिल करेंगे? जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ तो दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ बिस्तरे मर्ग पर हैं, तो मतलब ये हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल ये मुझे बताएं, ये हमें ये बताएं कि किस तरह ये पैसे लंदन पहुंचे एम्बेसी के अकाउंट में, किस तरह किसने मुलाकातें की वहां पे, वो क्या उन्होंने तय करने की कोशिश की, क्योंकि वो मुसावी साहब इतनी देर खामोश रहने के बाद क्यों बोले, किसके कहने पर बोले, और ये सब क्या है वो जानना चाहते हैं जो जब साईं। और देखें हुकूमत की आप जो बदनीयती है वो देख लें कि पहले से ही उन्होंने कह दिया है कि जी ये जो है इसमें पनामा मतलब ये तो वॉल्यूम 10 पढ़ा हुआ है अजमत सईद साहब ने, और ये तो पनामा 2 होने वाला है। मतलब ये व्हाट आर बिल्कुल क्वेश्चंस तो आते हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं इसमें तो न्यूट्रलिटी जो है खत्म हो जाती है। बिल्कुल मैं ज़रा काजी साहब से जो है वो आखिरी सवाल पूछ लूँ, फिर ब्रेक पे जाना है। काजी साहब आपने यकीनन सारे TOR जो हैं वो देखे हैं। अब इसमें जितने मैं देख रही हूँ ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट और इसको ट्रोवर को किस तरह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला, $15 लाख जो है वो किसके कहने पे जो है वो गए, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या हुआ, पेमेंट्स के बारे में। अच्छा अब अगेन जब ये सारी बातें हो रही हैं और इसमें फिर मैं वही बात करूँगी, जनरल अमजद बिल्कुल हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब आएंगे नहीं, दूसरे जो साहब जिनको बीच में जिनका बीच में हाथ है, फारूक आदम साहब जो करता धरता थे उस वक्त नैब के, वो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर इन TORs का क्या मकसद कुछ समझ आ रही है आपको? इनमें से कोई एक TOR सवाए इसके कि जो ये आखिरी वाला है जो ये पर्टेन करता है कि लंदन कोर्ट में किस तरह केस किया गया और किस तरह उसको कंटेस्ट किया गया, इसके अलावा किसी TOR में आपको कोई सेंस नज़र आ रही है या कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है इसमें से? जी मुझे जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि इस सारे मामले में या तो हमारे लोग जो हैं उनसे ब्रॉडशीट ने धोखा किया है और उनका बेवकूफ़ बनाया है और हमारे मुल्क का नुकसान किया है, और यहाँ फिर हमारे लोग जो थे इनकॉम्पिटेंट थे, या तीसरी चीज़ ये हमारे लोग मिक्सड अप थे। तो ये जो सारा कमीशन बनाया गया है इसमें ऑब्वियसली यही इन 3 में से एक डिटर्मिनेशन होगी। अब जो ज्यादा शोर मचा हुआ है वो ये मचा हुआ है कि कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा एक उन पे सस्पिशंस राइज हो रही हैं कि एज इफ दे वर मिक्स्ड अप। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो तो ये है कि ये रूल आउट किया जाए कि आया वो मिक्स्ड अप थे कि नहीं थे, और अगर वो मिक्स्ड अप थे तो फिर हमें किसी रिटायर्ड जज की जरूरत नहीं है, फिर तो हमें हाजिर सर्विस इन्वेस्टिगेटिव लोग जो है मौजूद हैं, नैब में भी मौजूद है, FIA में भी मौजूद है, पुलिस में भी मौजूद है। तो फिर ये जो एक हमने बफर जोन क्रिएट किया है कि ये जज साहब का, इसकी मुझे नहीं समझ आई कि इसकी जरूरत क्या है, और फिर क्या इनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टीज है जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की बेबहा जजमेंट्स हैं लेटली कि रिटायर्ड लोगों को मत लगाया जाए किसी काम पे, मत लगाए रिटायर्ड लोगों को किसी काम पे। तो जज जब 65-70 साल का हो जाता है तो उसमें अकल जो है वो ज्यादा आ जाती है, उसकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, और बाकी लोग जो उनकी स्किल्स कम हो जाती हैं। इन्हीं जजेस ने तो ये फैसले किए हैं, और यही जजेस जब आके बैठ जाएंगे इस तरह के कमीशंस पे तो वो जो इतने सारे फैसले दिए हैं उनका क्या बनेगा। और जहां तक फिरदौस नकवी साहब फरमा रहे थे कि मैंने हुकूमत को कहा है कि हुकूमत को एम्बेरसमेंट हुई है, मैंने कहा है कि हुकूमतों को जब एम्बेरसमेंट होती है, मैंने PTI का जिक्र वहां पे नहीं किया, मैंने कहा हुकूमतों को जब एम्बेरसमेंट होती है तो माजी में कमीशन बनाए गए थे, और अब जो मौजूदा हुकूमत है उसको शायद उसका ख्याल है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है। तो अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि उन वहां पे कॉम्पिटेंट लोगों को लगाए, ना कि रिटायर्ड लोगों को ले आए, और उन लोग रिटायर्ड लोगों को ले आए जिन्होंने फैसले दिए हुए हैं कि रिटायर्ड लोगों को मत लाए इन कामों पे। ये सारी चीज जो है ये कम अज कम मेरी समझ में नहीं आ रही। ये अगर मुझे नकवी साहब समझा दे तो मैं आई विल बी ग्रेटफुल टू हिम। जी नकवी साहब अगर आप इसका जवाब देना चाहें। जी शायद साहब आती हूँ। मारिया जस्ट अ सेकंड। अच्छा
इरफान साहब, the President of United States is going to be a 77-year-old man. जो चीफ जस्टिस जिसका इंतकाल हुआ था उसकी उम्र देख लीजिए। इंसानी सलाहियतें उम्र से ताल्लुक नहीं रखती। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं? नहीं, वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को और बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं। और जो वहाँ का जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ उनके ब्रदर जजेस रिमूव कर सकते हैं या मौत की वजह से रिमूव होता है, और उनका जुडिशियल सिस्टम बेटर। एक मिनट, अब आप देखिए, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, काइंडली प्लीज मुझे भी मेरी बात रखने दीजिए और ऑडियंस को फैसला करने दीजिए। जो आपको कहना है वो आपने कहा, मुझे कहने दीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये कि देखिए, कमीशंस जो हैं वो एक दफा या किसी दौर में खराब चल रही हो तो उसको हमेशा के लिए रद्द नहीं करना चाहिए। बात ये कि कोई भी मामला अगर हो, फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया PIA का क्रैश हुआ, उस पर कमीशन बनी, तो उसके ऊपर वो वाली भी 2016 की भी रिपोर्ट निकाल के पहली दफा आई। शुगर कमीशन हुई तो उसके अंदर जो आई वो शेयर की गई पब्लिकली। आप जा कुछ भी कहें, इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब जो कि पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रुकन थे, सब कुछ थे, उनके जो PTI के जो बड़े अहम रुकन थे और अभी भी PTI का हिस्सा हैं, उनके ऊपर एक बात आ रही है और उसके बाद जो है वो इस वक्त। लेकिन नकवी साहब, जब यही लोग जजमेंट्स दें कि रिटायर्ड लोगों को कोई नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए और खुद नौकरी मिले तो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो सवाल तो उठेगा ना सर? ये नौकरी नहीं है, अच्छा ये नौकरी नहीं है, ठीक है। 45 days is not called ठीक है, it's called a contract. चले, it's a contract. हाँ जी जी शायद साहब, मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो दिखा दीजिए मुझे कहीं रेफरेंस में इमोलमेंट्स नहीं नजर आए। जी शायद साहब, इमोलमेंट्स नहीं नजर आए। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली देखें अरसलान के केस के ऊपर और आपका पॉइंट था, उस पे तो खामोश रह सकते हैं। मलिक रियाज के फैसलों पे खामोश रह सकती है पूरी बात। मेरा ख्याल है हम किसी और तरफ जा रहे हैं। नकवी फिरदौस साहब, जरा शाहिद साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी शाहिद साहिबा। देखें, मैं मारिया आई हैव अपने जो सब तमाम लोगों के जो कोर्ट्स भी और ऑनरेबल जजेस भी, यहाँ पे जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है वो नैब पे लग रहा है कि उन्होंने जब अग्रीमेंट्स की, किसने उसको वेट किया, लॉ मिनिस्ट्री ने देखा कि नहीं देखा। यू नो, वी नीड टू सी लुक इनटू नैब। एक्चुअली नैब इस वक्त कटहरे में है और कोई है या नहीं है। वी नीड टू उसको देखना है हमने कि वो वहां पे क्या हो रहा है और वहां पे किस तरह चीजें देखी जा रही हैं। ठीक है, और वो मेरा ख्याल है किसी एक हुकूमत से नहीं, साहब तो जो है तमाम हुकूमतों पे एक सवालिया निशान लगता है नैब के। बिल्कुल ठीक है, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन TORs को अगर आप देखें तो लाइक आई सेड अर्लियर, मुशर्रफ साहब ने आना नहीं है, नहीं आएंगे, ना इस इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा बनेंगे, ना वो इन्वेस्टिगेट होंगे। फारूक कादम साहब इस दुनिया में है नहीं। उसके बाद जो रह जाते हैं वो जनरल साहब रह जाते हैं, एक जो जनरल साहब जो उस वक्त हेड कर रहे थे, जनरल अमजद। इसके अलावा जो TORs हैं उसमें आखिरी पॉइंट जो है वो लंदन में जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का मामला है वो है। तो लग रहा है कि इस इन TORs का असल महवर जो है वो वहीं होगा, क्योंकि वो PMLN के दौर में था। तो वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसका हमने, और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जिसका हमने जिक्र अपने इब्तिदाइया में किया था, लगता है वही होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो सेनेट के इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत को अपोजिशन पर और अपोजिशन को हुकूमत पर शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सेनेट रेस में पैसे के बल पर सीटों की खरीदो फरोख्त करेंगे। अब इसका रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम लाने की हुकूमती कोशिश को अपोजिशन ने बदनीति करार देकर मुस्तरद कर दिया है और जवाब ये पेश किया है कि हुकूमत एन वक्त पर तरमीम ला रही है, साथ ही साथ अपने MPs को फंड्स भी जारी कर रही है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मुल्क में करप्शन का तासुर बढ़ने का इंकशाफ किया गया है। और ऐसे में क्या सियासी जमातों की अव्वलीन तरजीह नहीं बनती कि सेनेट इलेक्शन में
पैसा चलने के तासुर को ख़त्म करने के लिए इस आईनी तरमीम की भरपूर सपोर्ट की जाए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की ही अगर बात की जाए तो कॉल ऑफ फेल में तजाद नज़र आता है। मैं ज़रा मेहमानों की तरफ जाने से पहले प्रोड्यूसर अगर सुनवा दीजिए, खान साहब क्या बात कर रहे थे जो एक्सपोज करने की अपोजिशन को, जो उन्होंने बात की है, ज़रा वो सुनवाइए, फिर आगे चलती हूँ। पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। शाइस्ता साहिबा, बाय नॉट वोटिंग फॉर दिस, आपका जो वोट को इज्जत दो है या आइन की बालादस्ती के जो आपके नारे हैं, तो ये तो वाकई ही जिस तरह खान साहब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। बिकॉज इन एसेंस आप वोट चोरी की जो है एडवोकेसी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी वोट चोरी जो है वो जायज़ है। मारिया, ऐसी बात नहीं है। देखें, हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई थी तो उस वक्त भी देखा गया था कि इसके क्या नताइज होंगे और इसके क्या मतलब नुकसान भी हैं और इसके क्या मेरिट्स हैं। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ओपन बैलेट में कर दें। देखें, हर शख्स चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्यों शामिल था? से वोट देता है। अब मेरी आप बात सुने, इनकी एक मिनट, इनकी पार्टी के अंदर इतनी शदीद तोड़फोड़ है और इतना अनरेस्ट है कि खान साहब एक जगह तो कहते हैं कि ये हम शो ऑफ हैंड से करें, और इधर वो बुज़दार साहब को इनकरेज कर रहे हैं और उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो लोगों को तोड़ें, उनको नाजिम बनाने के लालच दें, उनको डेवलपमेंट फंड्स देने के लालच दें और उन लोगों को तोड़ें। देखें, अगर वो इतने अच्छी नीयत लेके इस काम को आए तो कौन सा सही फोरम था? पार्लियामेंट का फोरम नहीं था। वहां पर तो ये अपनी ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है। बात करनी तो कुछ, बात ये क्या करेंगे? देखें, आईनी तरमीम के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और अगर इनकी नीयत है तो इस तरह लास्ट मिनट पे ये इस तरह अनाउंसमेंट्स करके नहीं हो सकता। दे शुड ब्रिंग दिस इन द पार्लियामेंट और वहां तमाम पार्टीज को बिठाएं और उनसे बात कर लें। लेकिन क्योंकि इनकी नीयत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ काम ऑप्टिक्स के लिए करते हैं, ये सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखें हम तो फरिश्ते हैं और हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ये पंजाब में क्या कर रहे हैं, उसमें मैं आती हूं, बट अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। और मैं आपको एक मारिया और एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखें, ये किसी कुछ सोच के ही किया गया था कि लोग अपने, अगर कल को ये शहबाज गिल से अपनी पार्टी से ही वोट डलवाना चाहेंगे तो लोग नहीं डालेंगे। और दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, गुजारिश आजकल मुझे होगी असेंबली में, उसकी मेजॉरिटी सेनेट में भी हो जाएगी। लेकिन शाइस्ता साहिबा, मुझे आजकल ना बड़ी हैरानगी भी हो रही है क्योंकि आज मैं जो आप चेक एंड बैलेंस की बात कर रही हैं, यही जवाब फॉर्मर चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी यही बात कर रही हैं कि नहीं, ये ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए। तो मेरा दोनों से यही सवाल है कि फिर आपके लीडरान को ये चीज नहीं पता थी जब 2006 में उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की? देखें, मेरी बात सुने, हमारा इरादा असेंबली में लाने का था। इसको असेंबली में लाएं, फ्लोर पर लाएं और तो सबके साथ बैठ के डिस्कस कर लेना। देखिए मारिया, और एक और इन्होंने जो लकूना इसके साथ लगाया है, इन्होंने साथ ड्यूल नेशनैलिटी का भी बीच में जोड़ा है कि आप ड्यूल नेशनैलिटी के साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन उसमें साथ ये है तो आप अपनी नेशनैलिटी सरेंडर कर दीजिए। हाँ जी, नो, दे हैव अटैच्ड कंडीशनल माजरत के साथ साहब, लेकिन इसमें ये जरूर नजर आता है कि तब की अखलाकियात और अब की अखलाकियात में जरूर डिफरेंस है। हुकूमत की कॉल ऑफ फेल में तो तजाद है ही, मैं उसको कभी डिनाई नहीं कर रही, और मैं जरा नकवी साहब से भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू उनसे ले लूं। नकवी साहब, ये मारिया इसको असेंबली में ले आए ना, इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, थ्रेडबेयर, इसको सब बैठ के डिस्कस करें और जो नकवी साहब क्या वजह है, विजडम हो उसके साथ मूव। नकवी साहब क्या वजह है कि एंड टाइम पे इसका आपको ख्याल आया, आप इस पे जो है वो डिस्कशन नहीं करवाना चाह रहे, इस पे बहस उस तरह नहीं होगी? मतलब ये क्या वजह है? ये तो सिर्फ ये लग रहा है कि इसका सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल मकासद थे, असल में आप भी नहीं चाहते
क्योंकि आपको भी डर है कि आपकी जो वोट है वो इधर उधर हो सकते हैं, आप भी ओपन बैलेट नहीं चाहते। ये सिस्टम जो है वो सबको फैसिलिटेट करता है, सबको सूट करता है। मुझे आपका अव्वल तो समझ में नहीं आया अपने सवाल क्या पूछा, लेकिन मैं जो इस इशू पे पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ भाई, जब लास्ट सेनेट इलेक्शन हुआ था, द ओनली पार्टी जिसने फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर 20 मेंबरान को निकाला था, जी जी, तो उस वक्त तो हमारे सामने आपने वो फैक्ट तो कोई ना शाइस्ता बात कर रही है, ना आप बात कर रही हैं। और ये बात सर नकवी साहब फिर ये बता दीजिए, आप पैसे की रेल पेल की बात कर रहे हैं तो 50 करोड़ अब फिर क्यों दे रहे हैं? ये रिश्वत हो जाएंगे, ये रिश्वत नहीं हो जाएंगे। आप तो कहते थे कि एमपीएस एमएनएस को पैसा देना करप्शन है, अब आप एन सेनेट से पहले सबको पैसे दे रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं, देखिए यू आर अगेन कोटिंग समथिंग रॉन्ग। अच्छा, फिर आप राइट बता दें इसका। लेट मी कंप्लीट, आई विल आंसर बोथ योर। जी 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 जी। पहली चीज ये कि हमने ये उन एमपीएस के खिलाफ भी एक्शन लिया, वाइट पार्टी। कुछ पार्टियों ने अनाउंस किया था जब सेनेट के चेयरमैन के ऊपर हुई बात, उस वक्त भी हमें एक्यूज किया गया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे। खान साहब ने आज नहीं, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि सेनेट का जो इलेक्शन हो वो सीक्रेट बैलेट से नहीं हो। तो ये तो ले आते ना आप उस वक्त पार्लियामेंट में लेके आते ना, कहना ऐलान करना और बात है, उसको लाना बहस कराना वो एक और चीज है। मेरी बात सुनिए, ये वाली बात इन्होंने डिक्लेयर किया 2006 में अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट नंबर 23 वो तो मैं पूछ चुकी हूं। नहीं, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया आपको। इसके बाद असेंबली में लाना था ना, असेंबली नो आई सेड के असेंबली में लाते, हमने असेंबली में लाना था। तो असेंबली में ही आ रहे हैं ना आप। एक क्या है, एक लफ्ज का है सीक्रेट के बजाय ओपन बैलेट। इस पे आप कितने दिन डिबेट करना चाहती हैं वो बता दीजिए, 1 महीना, 2 महीने, 6 साल? 2006 से लेके 14 साल में तो आपने अपने दौर में इसका फैसला करके रिजेक्ट नहीं किया कि आप अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चेंज कर लेती। आप क्यों नहीं लेके आई? इसके क्या आपको पता नहीं है कि माजी के इलेक्शन में ये हॉर्स ट्रेडिंग? लेकिन नकवी साहब, अक्टूबर से इस पे बात हो रही है, आप असेंबली में लेके आ रहे हैं, इसकी ड्यू डिलिजेंस करवा लेते। अरे एक बात, आपने एक और सवाल पूछा था, ये 50 करोड़ एमएनएस को इस साल के लिए नहीं बात किए गए, जी जी, अगले साल के लिए। अगले करेक्ट अगले इस साल के बजट में इस वक्त क्यों दे रहे हैं? फिर उसी वक्त दे देते ना सर, फिर अगले साल दे दें सर, अभी क्यों दे रहे हैं? अभी क्यों दे रहे हैं? टाइमिंग क्यों इस वक्त है ये? मैं आपको बताता हूँ देखिए क्यों हो रहा है। बात ये है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर एमएनएस को, खासतौर पर लेट से मैं आपको सिंध में कराची का एग्जांपल ले लेता, हमें बिल्कुल जो है उन्होंने एक पैसा नहीं दे रहे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा। कराची के लोग हमसे सवाल पूछते हैं जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये अब आपको रीजनिंग याद आ रही है, मुझे जरा छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए और प्रोड्यूसर साथ साथ जरा वो निकाल लीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहा करते थे, जो ये डेवलपमेंट फंड्स हैं उसके बारे में जरा निकाल लीजिए, जरा नकवी साहब को सुनवा देते हैं। फिर टाइमिंग भी उनको ऑफ नहीं लग रही, आज सब कुछ उनको जायज़ लग रहा है, साल के पहले टाइम पे दिया या अगले साल के लिए दिया, टाइमिंग तो सेनेट इलेक्शन से पहले की है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस हाजिर होंगे। हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने एमएनए एमपीज को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहाँ से शुरू होती है। कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, एमपीज बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एमएनएस बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वही गवर्नमेंट उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो देखते देखते अरबोपति बन जाते हैं। ये सिस्टम ही गलत है, ये सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है। जी नकवी साहब, खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे हैं, या इस पे भी यू टर्न ले लिया है? आज ये डेवलपमेंट बजट जो है ये हलाल हो गया है, कल तक जो है ये हराम था। नहीं सॉरी अगेन मारी, आई डोंट नो कि आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं, मैं इसको किसी और तरीके जिससे आप पहली नजर से देखते थे 2014, 15, 16 मैं भी उसी नजर से देख रही हूँ। इफ यू लेट मी कंप्लीट। जी प्लीज नकवी साहब। यस नकवी साहब। Me, I will listen, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। इशू ये है कि I believe
کہ جو خان صاحب نے اس وقت کہا, اس سے پہلے کہا, آج بھی وی اسٹینڈ بائی اٹ. فنڈز ول بی اسپینڈ. کس کا؟ آپ نے ایک پورشن سنایا, انہوں نے کہا کہ ہمارے لحاظ سے یہ پیسے جو ہیں لوکل باڈیز کو دینے چاہیے. بالکل. لوکل باڈی اس سال ایگزسٹ نہیں کرتی, اگلے سال انشاءاللہ ایگزسٹ کر رہی ہوں گی. اچھا, تو نیکسٹ ایئر کلیریفائی ون تھنگ سر کلیریفائی ون تھنگ, یہ پیسے پھر ایم این ایز ایم پی ایز دے دیں گے, لوکل باڈیز کو دے دیں گے, یہ اگلے سال وہ اپنے اٹھا کے دے دیں گے؟ ایم پی ایس کو فیڈرل گورنمنٹ فنڈ نہیں دے سکتی. آپ پلیز اپنے آپ کو کلیئر کیجئے. پنجاب گورنمنٹ آپ کی ہے, بلوچستان میں آپ کی کولیشن ہے, کے پی میں آپ کی ہے, تو میں اس پہ بات کر رہی ہوں نا. حکومتیں تو آپ کی ہیں ڈفرینٹ پروونسز میں, اس پہ بات کر رہی ہوں. دے تو رہے ہیں نا آپ. آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. ایم پی ایس کو فنڈ پروونشل گورنمنٹس دیتی ہیں. ایم این ایس کے میٹنگ میں جن فنڈ دینے کی بات ہو رہی تھی وہ ایم این ایس کو ہو رہی تھی. ایم پی ایس کو کہیں ذکر نہیں کیا کہ میں فنڈ دلا رہا ہوں. ان کو ابھی بھی انسسٹنس ہے کہ لوکل باڈیز کے ذریعے. سر ویسے ذرا میرا خیال ہے آپ بہت باخبر ہیں, لیکن اتنے جو ہیں وہ بے خبر ہم بھی نہیں ہیں. ایم این ایز ایم پی ایز دونوں کو جو ہیں وہ مل رہے ہیں, فیڈرل سے ملیں گے, باقی آپ کی پروونشل حکومتیں دیں گی. شاہد صاحبہ شاید میں نہیں سمجھ پائی, شاید صاحبہ کا بھی ذرا پوائنٹ آف ویو لے لوں نا. جی جی میں ایم پی اے ہوں کہ نہیں ہوں, میں ایم پی اے ہوں کہ نہیں ہوں. سر آپ سندھ میں بیٹھے ہیں, سر آپ سندھ میں بیٹھے ہیں نا, آپ کا مسئلہ اور ہے. میں نے اسی لیے کہا آپ کی 3 گورنمنٹس ہیں, میں نے اسی لیے کہا 3 گورنمنٹس ہیں. سر اگر کہیں گے دوبارہ سنوا دوں گی. میں نے کہا 3 پروونسز میں آپ کی گورنمنٹ ہے, وہاں تو آپ دے رہے ہیں, فیڈرل میں بھی آپ دیں گے. جی شائستہ صاحبہ. یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی, یہ تو ماضی میں خود چاہتی ہوں اپنے بھائی کو. انہوں نے کہا چارٹر ایک منٹ بھائی میرے, 1 منٹ. آپ نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے سائن کیا ہوا ہے, تو the party stands committed for greater transparency. لیکن جی ہم کوئی نی جرک ریئیکشنز نہیں کریں گے, یہ ٹوٹل الیکٹرل ریفارمز پہ بات کریں. شائستہ صاحبہ بڑی معذرت کے ساتھ, آپ کے پاس ٹائم تھا, آپ دونوں پارٹیز کے پاس ٹائم تھا. آج رضا ربانی صاحب کوئی اور ہی توجہ پیش کر رہے ہیں, آپ نے نہیں اس کو کیا. میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اوپن بیلٹ ہو رہی ہے تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی آئے اور کرپشن کا راستہ روکا جائے, لیکن آپ نے سن لیا کہ کس کی کیا ترجیح اس وقت ہے اور کتنا قول و فعل میں تضاد ہے. آخر میں کہوں گی آج 30 جنوری ہے, کل 31 جنوری ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کا استعفیٰ تو نہیں آیا. اپوزیشن کیا کرے گی اس پر کل بات کریں گے. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.